नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में कौन-कौन से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और क्या बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी इंजीनियरिंग की जा सकती है क्या? 45% अगर आपने 12वीं में लेके आए हैं तो भी आप एक इंजीनियर बन सकते हैं और कुछ जो रिजर्व कैटेगरी है उनमें तो इससे भी कम परसेंटेज पर आप इंजीनियर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब केवल ऑल इंडिया में ही नहीं बल्कि स्टेट वाइज भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके माध्यम से आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और इंजीनियर बनने का सपना देख सकते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 15 साल पहले तक ऐसा समय था जब इंजीनियरिंग करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ता था और एकदम जैसा आज एक डॉक्टर बनने के लिए जैसा कंपटीशन है, उससे भी ज़्यादा एक कंपटीशन हुआ करता था। बिना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं था। जबकि आज ये हालत हो गई है कि 45% वाला कैंडिडेट भी इंजीनियर बन सकता है। उस समय तक एक क्राइटेरिया था कि एक फिक्स परसेंटेज से ऊपर वाले कैंडिडेट्स लगभग 75% का जनरल क्राइटेरिया था, उससे अबव वाले ही इंजीनियरिंग कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे इतनी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हो गई कि साल के लगभग एक डेटा बताता है कि 25 से 30 लाख इंजीनियर्स बन करके निकलते हैं और शायद हो सकता है इससे भी ज्यादा ये आंकड़ा हो, लेकिन एक एवरेज आंकड़ा है ये लगभग। और इसी वजह से इंजीनियरिंग का क्रेज है वो लगातार पिछले 10 सालों में 15 सालों में कम हो गया है। प्लेसमेंट भी उतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं। केवल कुछ आईआईटीज को छोड़ करके बाकी जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हालांकि वहां पर प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन वो एक क्रेज जो पहले होता था आज से 15 साल पहले तक 2010 तक, वैसा क्रेज इंजीनियरिंग का नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप एक इंजीनियर बनने का सपना देखना चाहते हैं बनना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल पे कौन कौन से एग्जाम है, स्टेट लेवल पर कौन कौन से एग्जाम है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो नेशनल लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट के लिए, बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमटेक के लिए भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी है, डायरेक्ट प्रोग्राम्स भी हैं। अब नेशनल लेवल पर अगर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो सबसे ऊपर आता है जेई मेन। जैसे 2025 के बात कर रहे हैं तो जेई मेन 2025 का भी ये एग्जाम हुआ, एनटी जिसे करवाता है और इसके माध्यम से आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, सीएफटीआईज या जिन्हें जीएफटीआईज भी कहते हैं, और साथ ही एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस, यानी जेई एडवांस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो अगर आप जेई मेन क्वालिफाई कर लेते हो। फिर जेई एडवांस का एग्जाम होता है जो अभी 2025 में हुआ, ये भी एनटी द्वारा ही होता है, आईआईटीज के लिए होता है केवल। और इसके माध्यम से आप केवल जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं भारत के यानी आईआईटीज जो हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और टॉप जो 2.5 लाख जेई मेन के कैंडिडेट्स हैं वही एलिजिबल हो पाते हैं। तीसरा एग्जाम होता है दोस्तों क्यूट अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम 2025 CUET। इसमें क्या है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें इंजीनियरिंग कोर्सेज इसके माध्यम से ऑफर किए जाते हैं, तो इसमें आप जा सकते हो। बिट सेट जो कि बिट्स पिलानी गोवा और हैदराबाद के जो कैंपस हैं उनके लिए ये एग्जाम होता है, तो इसमें आप एग्जाम क्रैक करके जा सकते हो। वीआईटी ट्रिपल ई, ये भी वीआईटी द्वारा कराया जाता है, इसके कैंपस के लिए जो वेल्लोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और भोपाल में है। एसआरएम जे ट्रिपल ई, ये एसआरएम इंस्टीट्यूट द्वारा ही करवाया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके में एडमिशन के लिए। अगला है मेट, ये मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट है जो मणिपाल एकेडमीज है और हायर एजुकेशन, इसमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए बीटेक के लिए। फिर है ए ट्रिपल ई, यह है अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, अमृता विश्व विद्यापीठम के द्वारा। अगला है
ट्रिपल IITH हैदराबाद, और इसमें भी एग्जाम होते हैं UG, डबल ई, SAT और CLD, ये 3 तरह के एग्जाम होते हैं। ये स्पेशल चैनल है ट्रिपल IIT हैदराबाद में एडमिशन के। बाकी जेई एडवांस के माध्यम से इसमें होता ही है। तो इसके अलावा दोस्तों ये ट्रिपल IIT है तो जेई मेन के माध्यम से होता है। दोस्तों स्टेट लेवल पर अगर बात करें तो अगर कुछ प्रमुख स्टेट्स की देखें तो महाराष्ट्र में MST CET होता है, वेस्ट बंगाल में WB डबल जेई होता है, कर्नाटक में KCET होता है, आंध्र प्रदेश में EAMCET होता है, तेलंगाना में TSEAMCET होता है, केरला में कीम एग्जाम होता है, गुजरात में गुज सेट होता है, और राजस्थान में RPET जिसे आजकल REAP कहा जाता है, ये होता है, जो कि जेई मेन के एडवांस, जो जेई मेन का स्कोर है उसके आधार पर या 12th के स्कोर के आधार पर एक मिनिमम क्राइटेरिया के आधार पर, मेरिट के आधार पर लिया जाता है। बल्कि इसमें मेरिट सीटें लगभग खाली ही रहती हैं आजकल इंजीनियरिंग में, तो लगभग जो मिनिमम क्राइटेरिया उनको भी मिल जाता है, और शायद जो मैनेजमेंट के माध्यम से कम परसेंटेज वालों को भी मिल जाता है। तो आज स्थिति ये है। लेकिन आज से 15 साल पहले अगर आप IIT में जाना चाहते हो तो IIT का एग्जाम होता था, एक सिंगल एग्जाम होता था, 2 ही मौके मिलते थे, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद, और उनमें भी जो आज इतने ज्यादा 720 में, मतलब जो इतने ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं कैंडिडेट्स, उतने मार्क्स आते ही नहीं थे कैंडिडेट्स के। आजकल तो 360 में से 360 आ जाते हैं मेन में, फिर एडवांस में पूरे में से पूरे आ जाते हैं। उस टाइम में तो ये स्थिति थी कि 50% अगर कोई ले आता था तो बहुत बड़ा जीनियस माना जाता था, और कट ऑफ भी बहुत ही कम रहती थी। वो भी क्वालिफाई, कट ऑफ कम रहती थी लेकिन वो उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते थे, और सीटें भी इतनी ज्यादा नहीं थी। साथ ही IITs थी, और जो RPT राजस्थान जैसा एक स्टेट लेवल का अलग से एग्जाम होता था, AIEEE का NITs वगैरह के लिए अलग से एग्जाम होता था, उसकी कट ऑफ भी ये मान के चलें कि ऐसे इस तरह से रहती थी कि मिनिमम क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाते थे लोग। RPT में भी अच्छी रैंक लाने पर आपको अच्छी कॉलेज मिलती थी, ऐसी स्थिति थी। आज ये है कि आपके 12th आपने कैसे भी करके पास की है तो उसके बाद में आप इंजीनियरिंग तो कर ही सकते हो किसी भी स्टेट में। इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, PG की, तो गेट का एग्जाम होता है फॉर MTech PhD एडमिशन इन IITs, NITs एंड PSUs। ये एग्जाम फिर भी आजकल अभी भी सही बना हुआ है, कॉम्पिटिटिव बना हुआ है। इसके अलावा PGCET होता है, कंडक्टेड बाय वेरियस स्टेट्स फॉर PG इंजीनियरिंग एडमिशन। अलग अलग स्टेट्स के द्वारा ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करवाया जाता है। अदर जो प्रोग्राम्स है, जो एडमिशन चैनल है, तो डायरेक्ट एडमिशन होता है मेरिट बेस्ड 12th के रिजल्ट के आधार पर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत है, जयपुर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, राजस्थान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज भरी पड़ी हैं। फॉरेन और NRI कोटा की सीटें भी अवेलेबल है, जैसे DASA, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे हैं। अब कुछ टिप्स यहाँ पर हम असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आए हैं, जिनको फॉलो करके जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम ये इंजीनियरिंग करने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। पहला है कि आपको जेई मेन का एग्जाम देना होता है टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए, फिर जेई एडवांस IIT वगैरह के लिए, बिट सेट, VIT, ट्रिपल ई, SRM, जेई, ये एडिशनल इनमें जा सकते हैं। स्टेट लेवल जो काउंसलिंग होती है, लोकल कॉलेजेस है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो स्टेट लेवल पर कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या क्या हैं। तो 2025 तक की अगर बात करें, अभी जो प्रोसेस है, पूरी 28 स्टेट्स में अलग अलग और अपना एक एंट्रेंस एग्जाम या प्रोग्राम रहता है, और यूटीज में भी रहता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपको जैसा पहले बताया EAMCET से EAP-CET भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में NEE होता है, और जेई मेन के आधार पर भी लेते हैं। आसाम में आसाम CEEE होता है, बिहार में UGC EAC होता है, जेई मेन के आधार पर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में CGPET होता है, गोवा में GCET होता है, गुजरात में गुज CET होता है,
हरियाणा में HSPC होता है जेईई मेन के आधार पर, हिमाचल प्रदेश में HPCOT होता है और जेईई मेन के आधार पर भी होता है, झारखंड में GCCE होता है जो कि जेईई मेन के आधार पर होता है, कर्नाटक में KCET होता है, केरला में KEM होता है, मध्य प्रदेश में DTMP होता है और जो कि जेईई मेन के आधार पर होता है, महाराष्ट्र में MHTCET होता है, मणिपुर में जेईई मेन के आधार पर भी होता है, नेक्स्ट और नॉर्थ ईस्ट का NEE एग्जाम होता है, मेघालय में जेईई मेन के आधार पर होता है। इसी तरीके से अन्य स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम में जेईई मेन और सेंट्रल काउंसलिंग के आधार पर, नागालैंड में भी जेईई मेन, ओडिशा में QJEE और जेईई मेन के आधार पर, पंजाब में PTU काउंसलिंग होती है जेईई मेन के आधार पर, राजस्थान में REP एग्जाम मतलब प्रोग्राम रहता है जेईई मेन और 12th मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट बिना किसी एग्जाम के, तो ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है बल्कि प्रोग्राम है एक। सिक्किम में जेईई मेन और नेक्स्ट NEE एग्जाम के माध्यम से होता है, तमिलनाडु में TNEA के बेस 12th के मार्क्स के बेस पे होता है। इसी तरीके से तमिलनाडु के बाद तेलंगाना में TSEMCT, त्रिपुरा जेईई, उत्तर प्रदेश में यूपी टेक होता है जो कि जेईई मेन के आधार पर होता है, उत्तराखंड में UKSEE होता है और जेईई मेन के आधार पर होता है दोस्तों। इसी तरीके से बात करें अगर हम वेस्ट बंगाल की यूनियन टेरिटरीज की, वेस्ट बंगाल में WJE होता है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो टोटल 8 है, उनमें भी जैसे दिल्ली है तो इसमें जेईई मेन के आधार पर होता है JEC दिल्ली, छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ में जेईई मेन के आधार पर, फिर पुडुचेरी में CEN टेक होता है जो कि जेईई मेन और 12th के बेस पे, अंडमान निकोबार में जेईई मेन और CBSE मेरिट के आधार पर, दादर नगर हवेली दमन दीव में जेईई मेन और CBSE मेरिट के आधार पर, लक्षद्वीप में CBSE मेरिट और जेईई मेन के आधार पर, जम्मू कश्मीर में JKB OPEE और जेईई मेन के आधार पर, लद्दाख में जेईई मेन और सेंट्रल कोटा के आधार पर जो एडमिशन होते हैं। तो दोस्तों ये सारे इंजीनियरिंग के आपके एंट्रेंस एग्जाम और प्रोग्राम्स होते हैं। इनके एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस हैं आपकी स्टेट्स में, अलग अलग सभी स्टेट्स में, उनमें एडमिशन ले सकते हैं, कहीं का भी कोई भी ले सकता है, ठीक है, और किसी भी स्टेट का अदर स्टेट में ले सकता है, और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ले सकता है। यहाँ तक कि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आप डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन पैसा दे करके ले सकते हैं और मिनिमम मार्क्स पर भी इंजीनियरिंग आजकल हो जाती है। हालांकि इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत ही कम हो गया है, लेकिन अगर टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट IIT NITs वगैरह हैं तो फिर भी एक डिमांड रहती है इंजीनियर्स की। बाकी दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।